जा रहे हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें हम लोग प्रिपरेशन एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का कर चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, उसका क्या नोमेनक्लेचर होता है ये कर चुके हैं, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दूंगा। उसमें आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें करना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दे पाऊँ। तो हम लोग शुरू करते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हर एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि हमें करना होता है मेनली बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें मेनली देखेंगे हम। वैसे यदि स्टेट के बेसिस पर देखा जाए तो स्टेट में हमारा मेथनॉल जो है लिक्विड फॉर्म में तो है लेकिन हाईली वोलेटाइल है, इथनॉल उससे कम वोलेटाइल है। इन सब का रीज़न हमें बॉइलिंग पॉइंट में मिल जाएगा। है क्या अल्कोहल में ROH हमारे पास है। अब ROH दूसरे सेम मॉलिक्यूल अल्कोहल के क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि H एटम जब O, N और F के साथ प्रेजेंट होता है तो वह हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और यह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इनके अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से स्टेट भी आपका लिक्विड स्टेट से ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है। वोलेटिलिटी कम कार्बन वाले के लिए ज़्यादा होगी, उसके बाद कार्बन एटम का नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा ये और ज़्यादा कम होती जाएगी वोलेटिलिटी। और यदि ज़्यादा और कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो सॉलिड स्टेट में भी जा सकता है। तो मेनली हमें यहाँ पर क्या देखना है, बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, ईथर्स और एल्डिहाइड कीटोन, इन सबसे ज़्यादा होता है यदि कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो तो। क्योंकि हमारा हाइड्रोकार्बन जो है ओनली वैन डर वाल्स फोर्स रखता है, उसमें ओनली वैन डर वाल्स फोर्स होता है। वैन डर वाल्स फोर्स यानी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वीक। उसके साथ ही यदि हमारा एल्काइल हैलाइड है तो वहाँ पर भी बहुत ही वीकली पोलैरिटी की वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ही है, जिसको मैं हेलो एल्केन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसका भी लिंक यहाँ पर होगा, आप लोग देख सकते हैं। और वहीं पर यदि ईथर देखें, ईथर में हमारे पास ROR है, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है इसके साथ डायरेक्टली कार्बन एटम अटैच। तो हाइड्रोफोबिक नेचर दोनों तरफ ज़्यादा होने से बढ़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत कम हो जाता है उसकी स्ट्रेंथ। अब यदि आप कहेंगे एल्डिहाइड कीटोन, उसमें C डबल बॉन्ड O है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। यदि कीटोन रहेगा तो H की जगह R होगा। यह हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है लेकिन उतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा जितना अल्कोहल हो पाएगा, क्योंकि इसमें O और H दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ इंटर मॉलिक्यूलर तो बनेगा बट एक्सटेंसिव नहीं बन पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इन सब से ज़्यादा है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। और यदि हम ऑर्डर देखें तो हाइड्रोकार्बन सबसे कम में आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में, उससे ज़्यादा हो जाएगा एल्काइल हैलाइड का, उससे ज़्यादा होगा ईथर का, इससे ज़्यादा हो जाएगा एल्डिहाइड्स कीटोन्स का। एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इनके अपने कार्बन एटम्स पर डिपेंड करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, मैं पहले करवा चुका हूँ, पहले वीडियोज डाल चुका हूँ उसका। और इससे ज़्यादा होगा अल्कोहल का। अल्कोहल से ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर OH के अलावा C डबल बॉन्ड O जो है वो भी इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो उसकी वजह से अल्कोहल से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। लेकिन अपने आप को हम यहाँ पर अल्कोहल पर फिक्स करते हैं। तो अल्कोहल का इन सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसका इंटरमोलिकुलर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है।
अब जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन एटम का नंबर बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मोलिकुलर मास एज वेल एज साइज दोनों ही इंक्रीज हो रहा है, जिससे वैन वाल इंटरेक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे कार्बन एटम का नंबर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। तो जैसे आपका एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं, मिथेनॉल से ज़्यादा होगा इथेनॉल का, इथेनॉल से ज़्यादा होगा प्रोपेनॉल का, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है, यदि हमारा ब्रांच्ड आइसोमर्स हो, आइसोमर में क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है, उसमें सारे एटम सेम है, तो मोलिकुलर मास भी सेम रहेगा, बस डिफरेंस रहता है उसके साइज का। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी साइज उतना ही स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो साइज है वो डिपेंड करता है उनके प्रिंसिपल कार्बन चेन पर। यदि ब्रांचिंग बढ़ती है तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल कार्बन चेन स्मॉलर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्रांच आइसोमर, जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें हेक्सेनॉल का, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल है। हेक्सेनॉल का ज़्यादा होगा यदि हम यहाँ पर मिथाइल पेंटेनॉल ले लें, 2 मिथाइल पेंटेनॉल, और यदि इसी में और ब्रांचिंग हमने बढ़ा दिया, इसको ब्यूटेनॉल बना दिया, 2 डाई मिथाइल कर दिया, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और भी कम हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है। तो ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी साइज उतना ही ज़्यादा स्मॉल होता जाता है और कम होती जाती है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले हम लोग वाटर में देखते हैं। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, इस पर मैं बाकी वीडियोज में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वाटर में जो आयन में टूट जाते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वाटर खुद भी आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आयन फोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, या आयन डाइपोल फोर्स होगा फिर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यदि वाटर नहीं भी टूटा आयन्स में। तो उसके बाद बात आती है यदि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते कोई वाटर के साथ, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड कोई वाटर के साथ बना सके तो वो भी आपका वाटर में सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पर अल्कोहल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, आपस में ही बना रहा है, क्लियरली वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी बनाने की टेंडेंसी है इसकी। तो ROH वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और वाटर क्या करेगा, दूसरे ROH के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस तरह से वाटर अल्कोहल को अपने में डिसॉल्व कर सकता है। अब यदि लोअर अल्कोहल्स है जैसे मेथनॉल, इथेनॉल, ये तो कंप्लीटली मिसिबल है, ठीक प्रोपोर्शन में मिसिबल है, लेकिन प्रोपेनॉल एंड ऑनवर्ड जो है सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती जा रही है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होती जा रही है। इसका रीज़न ये है कि कार्बन एटम का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि कार्बन की जो कैरेक्टर है वो है कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। कोवलेंट बॉन्ड बनाने की जो कैरेक्टर है उसकी वजह से, यानी कोवलेंट कैरेक्टर जो है जिसको हाइड्रोफोबिक नेचर कहते हैं, ये सरफेस पर रहना ज़्यादा टेंडेंसी दिखाता है सरफेस पर रहने का, यानी कम सॉल्युबिलिटी होती जाती है। तो क्लियरली मेथनॉल से कम सॉल्युबिलिटी इथेनॉल की होगी, लेकिन इसके बाद सॉल्युबिलिटी बहुत ही डिक्रीज हो रही है 3 कार्बन पे, फिर उसके बाद और भी डिक्रीज होती जाएगी 4 कार्बन होगा तो, एंड सो ऑन चलता चलेगा। तो लोअर अल्कोहल्स मेनली मेथनॉल एंड इथेनॉल सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होगा कि नहीं डिपेंड करेगा उसकी पोलैरिटी पर। तो यदि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अच्छा बन रहा है तो सॉल्युबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। तो इस बात को इसमें हम ध्यान रखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जब अल्कोहल या फिनॉल रिएक्शन करेगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होगी, तो जरा हम इसमें बॉन्ड देखते हैं किस तरह का है। ROH या AROH, AR की जगह हम यहाँ पर बेंजीन ले रहे हैं।
O के ऊपर लोन पेयर है, H पर पॉजिटिव चार्ज, R पर यानी C पर भी पॉजिटिव चार्ज और O पर नेगेटिव चार्ज। अब बात यहाँ ये आती है कि OH बॉन्ड भी पोलर है, RO बॉन्ड यानी CO बॉन्ड भी पोलर है। RO बॉन्ड को आप यहाँ पर CO बॉन्ड मान सकते हैं क्योंकि इसमें C है। तो हमारा हो सकता है OH बॉन्ड ब्रेक हो। OH बॉन्ड यदि ब्रेक होगा, हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो ये RO माइनस बनेगा और H प्लस रिलीज हो सकता है और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, यानी अल्कोहल जो है न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और एज वेल एज इस केस में ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेगा। न्यूक्लियोफाइल एंड एसिडिक कैरेक्टर दोनों दिखा सकता है। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कैसे दिखाएगा इसको हम इसी में आगे डिस्कस करेंगे। और यहीं पर यदि ROH में बॉन्ड की ब्रेकिंग R प्लस और OH माइनस के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और यानी अल्कोहल में इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक दोनों एक्शन है और OH माइनस रिलीज होने की वजह से ये हमारा बेसिक कैरेक्टर में जा रहा है। तो अब ये एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों का हो रहा है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली किस कैरेक्टर का होगा इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। फिनॉल में भी कुछ ऐसा ही कंडीशन बन रहा है क्योंकि पोलैरिटी OH बॉन्ड एज वेल एज CO बॉन्ड दोनों की है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है। अब हम दोनों में चेक करेंगे कि सबसे पहले तो अल्कोहल में चेक कर लें, अल्कोहल के हिसाब से ये भी काम करेगा। तो अल्कोहल का हमारा किस तरह से एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों है, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक दोनों एक्शन दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एक्शन कैसे दिखा रहे हैं। तो अल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा इसका फॉर्मूला ROH है। कोई यदि कार्बोकैटाइन है, वो कार्बोकैटाइन टर्सरी हो चाहे कुछ भी हो, उसके साथ ये अपना लोन पेयर जो है उसको डोनेट कर सकता है, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है और बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर हमारा RO पर प्लस चार्ज आ गया H और यहाँ पर आ जाएगा C। तो अब ये क्या करेगा, H प्लस को लूज करके, ये H प्लस को लूज करके अपना क्या कर सकता है, एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर सकता है और यहाँ पर अपने आप को न्यूट्रल कर सकता है। इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया है इलेक्ट्रोफाइल पर अल्कोहल ने। ये हो गया इसका न्यूक्लियोफिलिक एक्शन। अब यदि अल्कोहल का हम इलेक्ट्रोफिलिक एक्शन देखें तो कैसे समझ सकते हैं, अल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, OH माइनस को रिलीज करना पड़ेगा। तो किस तरह से रिलीज करता है, सबसे पहले अल्कोहल अपने आप को प्रोटोनेटेड करेगा, यानी ये एसिड के प्रेजेंस में ही होगा। तो एसिड के प्रेजेंस में सबसे पहले ये बन जाता है ROH2 प्लस। अब ये ROH2 प्लस अब क्या करेगा, H2O को लूज करके आराम से R प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। H2O को अब ये लूज कर देगा यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एक्शन तभी दिखाएगा जब इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, यानी कॉन्जुगेट एसिड बनाया है। When it forms कॉन्जुगेट एसिड, तभी इसका कौन सा कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा, यानी ये प्रोटॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तभी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा। अब हम इसको आगे समझते हैं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को। अब मैंने यहाँ पर बार बार बोला है कि अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर का हो सकता है, तो इसको कंफर्म करेंगे क्या अल्कोहल एक्चुअली एसिडिक कैरेक्टर का है और फिर हम उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे समझेंगे। तो देखिए, यदि अल्कोहल का रिएक्शन, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अल्कोहल एज एसिड, इसका कंफर्मेशन क्या है, यदि अल्कोहल का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हो, तो ये बना सकता है RONA प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यदि हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 1/2 करें
या इसको 2 कर दें। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है कोई भी मेटल एसिड में से, तो क्लियरली इसका एसिडिक कैरेक्टर है। यदि हम यहाँ एल्युमिनियम ले लें तो एल्युमिनियम के साथ भी सेम टाइप से रिएक्शन होगा, RO थ्राइस Al और यहाँ 3/2 H2। इस तरह से हाइड्रोजन गैस कोई एक्टिव मेटल यदि रिलीज करवा रहा है तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर है। अब एसिडिक कैरेक्टर को हम कंफर्म करेंगे कि किस तरह का एसिडिक कैरेक्टर है। इसको हम एसिडिक कैरेक्टर समझ कैसे सकते हैं? सिर्फ क्या OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिटरमाइन करती है? तो नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे इसके एसिडिक कैरेक्टर को समझने के लिए हमें कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होता है वो बेस होगा खुद, और जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है वो खुद एसिड होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा? तो कॉन्जुगेट एसिड बनता है यदि H+ को वो एक्सेप्ट कर लिया तो H+ के साथ उसका जो बॉन्ड बनेगा तो उसके बाद वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। यदि H+ उसमें से रिलीज होकर जो बचता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। तो जरा अल्कोहल को देखते हैं। हम कभी भी कंपेयर करेंगे ये ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, उसको कैसे? तो वाटर के साथ। तो वाटर में जब इसको डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है उसका वाटर सॉल्यूशन ही बताता है। तो वाटर में यदि हम डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल को, तो अल्कोहल क्या करता है? अपने लोन पेयर के थ्रू वाटर में से H+ को एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाता है, ROH2+ बना लेता है और OH- रिलीज होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल ने क्या किया है? H+ एक्सेप्टर का काम किया है। H+ एक्सेप्टर क्या होता है? बेस होता है, यानी यहाँ पर बेस का काम किया है। और वाटर में यदि हम कंपेयर करें तो ये H+ डोनर का काम कर रहा है, यानी एसिड। यदि वाटर और अल्कोहल को कंपेयर करते हैं तो वाटर एसिड है, यानी वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इसको हम उल्टा लिखते हैं, ROH या अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। आप कहोगे सर इसका उल्टा भी तो पॉसिबल है, यहाँ पर वाटर का लोन पेयर इसके H+ को एक्सेप्ट कर ले। तो यस पॉसिबल है, लेकिन बनेगा कौन सा हम वो देखेंगे, क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं हम यहाँ पर ROH2+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल है H3O+ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? O पर जो पॉजिटिव चार्ज उसको स्टेबलाइज करेगा, एज वेल एज यहाँ H जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज करता है, इस तरह से ये स्टेबल होगा। यहाँ पर हम H3O+ को लें तो वो ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो क्लियरली वाटर, क्योंकि वहाँ पर बनेगा दूसरा RO-। यदि हम RO- की बात करें, यदि H3O+ बनता अल्कोहल में से H+ को एक्सेप्ट करके तो ये RO- बच जाता, जैसे कि वाटर OH- बचा है। तो RO- आपका अनस्टेबल है, क्योंकि O पर नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा R, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है या किसी भी चार्ज को बढ़ा रहा है कोई भी ग्रुप, तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज करवा देता है। तो ये अनस्टेबल हो जाता है और ये स्टेबल होता है। तो स्टेबल अल्कोहल का कॉन्जुगेट एसिड है, ना कि कॉन्जुगेट बेस। ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है अल्कोहल का, और ये अल्कोहल का है कॉन्जुगेट एसिड। तो क्लियरली कॉन्जुगेट एसिड यदि स्टेबल है, तो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जिसका कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होता है वो खुद बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, यानी ये वीक एसिड है। यहाँ पर हम एसिडिक के बेसिस पर ही बोलेंगे तो वीक एसिड बोलेंगे। तो वाटर से ये वीक एसिड है, यानी यदि इसको pH लाइन पर रखा जाए तो वाटर के न्यूट्रल पॉइंट इसके बाद आएगा अल्कोहल, इसके पहले नहीं आ सकता, क्योंकि वाटर से वीक एसिड है। जैसे जैसे हम pH लाइन में आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, उतना ही वीकर एसिड आता जाता है। तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि यदि हम इसमें किसी ग्रुप को अटैच करें तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगी या घटेगी। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसमें
बेसिक कैरेक्टर है क्यों, ये वीक एसिड है क्यों, तो बिकॉज ये लोन पेयर का यूज करके H+ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी लोन पेयर की डेंसिटी ऑक्सीजन पर कम कर दी जाए तो H+ को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी, जिससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी, बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगी। बेस क्यों है, क्योंकि ये लोन पेयर डोनेट करके H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, कॉन्जुगेट एसिड बनाता है। तो यदि कॉन्जुगेट एसिड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, उसके लिए क्या करना होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना होगा, यानी लोन पेयर डोनेटिंग की कैपेसिटी इसकी कम करनी होगी, तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, जो क्या करे, लोन पेयर को अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचे। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करवाता है एसिडिक कैरेक्टर, और कोई यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो डिक्रीज करवाएगा एसिडिक कैरेक्टर। ऐसा क्यों, जैसे हम एल्कोहल में मान लीजिए हमारे पास है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा 2-मिथाइल प्रोपेनॉल से। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो बाई डायरेक्शनल है, 2 डायरेक्शन से जा रहा है OH की तरफ, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन से जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो डायरेक्शनल भी है। यदि हमने प्रोपेनॉल में Cl लगा दिया है तो इसकी एसिडिक कैरेक्टर नॉर्मल प्रोपेनॉल से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि Cl क्या करेगा, अपनी तरफ भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ भी खींचेगा, ये नहीं कि डोनेट नहीं हो रहा है, अपनी तरफ भी खींच रहा है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, तो इसलिए इसके एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़वाता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करवाता है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे फिनॉल के साथ क्या है। यदि हम फिनॉल यहाँ पर लेते हैं तो ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, क्योंकि फिर इसको हम वाटर से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा फिर से। तो अब हम दोबारा क्या देखेंगे, इसका जो कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस कौन सा स्टेबल है। यदि कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल है तब तो ये भी वीक बेस होगा, और यदि इसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो जाएगा तो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यदि ये वाटर में इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो ये जनरली कॉन्जुगेट बेस देता है, यानी वाटर इसमें से H+ को एक्सेप्ट करता है, ये H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो H3O+ बनाएगा और ये कॉन्जुगेट बेस देगा। आप कहोगे सर इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है क्या, तो हम जरा इसका कंसीडर करें। यदि इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा तो कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, OH2+ बनेगा, और कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, जो ऊपर बना है फेनॉक्साइड आयन। तो हमारा ये कॉन्जुगेट बेस था, ये कॉन्जुगेट एसिड है। अब दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी है, हम जानते हैं कि फिनॉल हमारा रेजोनेंस दिखाता है, और इसका रेजोनेंस हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में। तो फिनॉल यदि रेजोनेंस बनाएगा, कौन सा रेजोनेंस, +R इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आता है। अब यहाँ ऑक्सीजन पर पहले से ही प्लस चार्ज है, यदि ये +R इफेक्ट दिखाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेजोनेंस की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी फिर, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है। तो जो कोई भी इफेक्ट चार्ज को बढ़ाता है वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है, यानी ये हमारा लेस स्टेबल है। अब यहाँ पर देखा जाए ये जब +R दिखाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, तो क्लियरली ये हमारा मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल इसका कौन हो रहा है, कॉन्जुगेट बेस। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो वो खुद क्या होगा, एसिड होगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि फेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, बिकॉज यहां पर हमारा क्या है, फेनॉक्साइड आयन इज स्टेबल। इस बात को माइंड में रखना है, मोर स्टेबल देन
conjugate acid of phenol, therefore phenol is stronger acid देन वाटर। अब फिनॉल में भी यदि हम किसी ग्रुप को अटैच करें तो क्या होने वाला है, तो सेम बातें होगी, क्योंकि यदि किसी का एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यदि डोनेट करना इसका बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, उससे एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर को यहाँ भी डिक्रीज करवा रहा है जैसे कि अल्कोहल में करवा रहा था। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि हम अटैच करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट बेस जो इसका फेनोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन। मैं हमेशा ज्योमेट्री बना के दिखा रहा हूं जिससे आप लोगों को याद रहेगा। इसका रिवर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए, सॉरी, डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डिक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज इट डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन। इसको हम ध्यान में रखेंगे, मैंने यही बात समझाई थी, बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया था ये। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करवा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ाता है जिससे इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसके ऊपर कम करवाएगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इससे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अब ओवरऑल ऑर्डर क्या बन रहा है, सबसे कम एसिडिक हमारा अल्कोहल, इससे ज़्यादा हो गया वाटर, और वाटर से ज़्यादा हो गया फिनॉल। अब यदि हम अल्कोहल में EDG लगा देते हैं भैया, तो ये नॉर्मल अल्कोहल से कम एसिडिक हो जाएगा, और यदि हम EWG लगा देते हैं तो नॉर्मल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। वाटर में कोई और कुछ लगा नहीं सकते हैं, नहीं तो ये वाटर नहीं रहेगा। अब यदि हम फिनॉल में EDG लगा दें तो एसिडिक कैरेक्टर नॉर्मल फिनॉल से कम, और यदि हमने EWG लगा दिया तो नॉर्मल फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, इसको याद रखना है। अब हम यहाँ पर इनके केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल्स के करने जा रहे हैं। अल्कोहल का जो केमिकल रिएक्शन है उसमें सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर के बेसिस पर जब ये H को अपने में से लूज करेगा, RO माइनस इसका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, यानी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एक्शन के फॉर्म में है। तो देखिए जरा, वो रिएक्शन एक है, एक तो हम कर चुके हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल में मेटल्स के साथ, ये दूसरा रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। अल्कोहल 3 तरह के कंपाउंड के साथ एस्टर बनाता है, और एस्टर बनाने के रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहेंगे। कौन कौन से कंपाउंड के साथ, उसको हम यहाँ पर एक तरह से फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें एस्टर प्लस वाटर देगा। सेकेंड, अल्कोहल प्लस एसाइल हैलाइड, ये हमें एस्टर प्लस HX देगा, हाइड्रोजन हैलाइड देगा। थर्ड हम ले सकते हैं अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड, ये हमें एस्टर प्लस वाटर देगा ये भी। अब जरा इसका एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले ए का एग्जाम्पल, अल्कोहल हमने ले लिया जैसे इथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनॉइक एसिड ले लेते हैं। रिएक्शन करवाएंगे एसिड मीडियम में, डाइल्यूट एसिड में, तो अल्कोहल हमारा
H को लूज करेगा, यानी OH बॉन्ड क्लीव करवाएगा, O और H के बीच का बॉन्ड, और ये CO बॉन्ड इसका क्लीव होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो क्लियरली यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का पोर्शन बच जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और अल्कोहल का पोर्शन बच जाएगा CH3CH2O, जिसमें से O का बॉन्ड कम है। O का बॉन्ड यहाँ पर क्लीव हुआ है, O की तरफ से अटैचमेंट होगी OCH2CH3, और ये हमारा एस्टर है, यहाँ से OH और यहाँ से H जा रहा है, क्लियरली वाटर हमारा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर लिखा था। तो एस्टर प्लस वाटर हो गया। इसी तरह से एक हम अल्कोहल प्लस एसाइल हैलाइड का लेते हैं एग्जाम्पल। अल्कोहल हमने मान लो दोबारा हमने इथेनॉल ले लिया है, और एसाइल क्लोराइड ले लेते हैं, जिसमें हमने एसिटाइल क्लोराइड ले लिया, 2 कार्बन एटम वाला। इसमें क्या होगा, ये Cl को लूज करेगा, ये दोबारा H को लूज करेगा। तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, OCH2CH3। सेम टाइप से, क्योंकि इसके O का बॉन्ड कम है, इसके CO का बॉन्ड कम है, CO और O आपस में बॉन्डिंग किया, उस तरह से कार्बन चेन अरेंज हो गया। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट हमारा HCl हो गया। अब हम यहाँ पर थर्ड का एग्जांपल ले रहे हैं। थर्ड हमारा क्या है, अल्कोहल प्लस एसिड एनहाइड्राइड। अल्कोहल मान लो हमने दोबारा ले लिया इथेनॉल, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, प्लस में हमने यहाँ पर ले लिया है इथेनॉइक एनहाइड्राइड। तो क्लियरली इथेनॉइक एनहाइड्राइड में CH3CO ग्रुप, जो एस्टर का एक पोर्शन है, वो ट्वाइस है। अल्कोहल का भी यहाँ पर 2 मोल्स होगा जो रिएक्शन करेगा। अल्कोहल ने H को लूज किया, और 2 मोल होने की वजह से H2 लूज हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन लूज होगा, H2O तो हमारा बाय प्रोडक्ट आ गया। मेन प्रोडक्ट हमारा एस्टर क्या आएगा, CH3CO, और इसके साथ OCH2CH3 दोबारा, इसके 2 मोल बने, हमारा यहाँ भी एस्टर प्लस वाटर आ रहा है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे वाटर बनेगा या यहाँ पर HX बनेगा, इसको हम रिएक्शन में से हटाते जाएंगे, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता रहे और एस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में बने। क्योंकि एस्टर का जो रिएक्शन है वाटर में, क्योंकि उसमें पहले से H+ डाला हुआ है एसिड मीडियम है, और यहाँ पर एसिड है, तो ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल हो जाता है, जिससे हमारा एस्टर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में बन पाता है। तो उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें उसमें जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमें हटाते रहना पड़ेगा जैसे वो बनता है। ऐसा ही रिएक्शन यहाँ पर फिनॉल भी दिखाता है। तो फिनॉल का भी हम सेम ले सकते हैं। तो फिनॉल का हम यहाँ पर ये रिएक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं। इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, फिनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या दे देगा, एस्टर प्लस वाटर, फिनॉल प्लस एसाइल हैलाइड, ये भी एस्टर प्लस HX देगा, और फिनॉल प्लस एसिड एनहाइड्राइड, ये भी एस्टर प्लस वाटर देगा। इस तरह से हमारा रिएक्शन होगा। फिनॉल का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फिनॉल का रिएक्शन यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे इथेनॉइक एसिड के साथ करवा रहे हैं तो हमें एस्टर देगा CH3CO O के साथ बेंजीन रिंग, यानी यहाँ से OH बॉन्ड क्लीव हो रहा है और यहाँ से CO बॉन्ड क्लीव हो रहा है। उसी तरह से फिनॉल का रिएक्शन यदि एसिड हैलाइड के साथ हो, जैसे हम यहाँ पर क्लोराइड ले लेते हैं, यहाँ भी बनेगा सेम एस्टर। बाय प्रोडक्ट में यहाँ पर शो नहीं कर रहा हूँ, वो हम एल्कोहल में देख चुके थे। उसी तरह से यदि फिनॉल प्लस एसिड एनहाइड्राइड ले लें, इथेनॉइक एनहाइड्राइड ले लें, तो सेम टाइप से रिएक्शन होगा।
क्लियरली इसका 2 मोल्स बन जाएगा यहाँ पर। अब एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन, फिनॉल में यदि पहले से COOH लगा हुआ है तो एक हमें पेन किलर देता है, एस्पिरिन देता है। ये जिसका रिएक्शन हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं, इसके 2 मोल रिएक्शन करेंगे, यहाँ से फिनॉल वाला OH बॉन्ड लूज होगा और यहाँ से O हटेगा, तो क्लियरली 2H हट जाएगा क्योंकि 2 मोल है, H2O बाय प्रोडक्ट, और हमारा मेन प्रोडक्ट इसमें कौन सा एस्टर हो जाएगा, O के साथ आ गया CO CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH एज इट इज है। ये हमारा एस्पिरिन है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक हमारा ये पेन किलर होता है, तो यहाँ से हम पेन किलर बना सकते हैं। अब इसके बाद का हम इसका रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो ये जो हमने अभी रिएक्शन किया है अल्कोहल का, वो था OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज का। अब है CO के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो सकता है, तो उसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी OH हटेगा यहाँ पर, अल्कोहल यहाँ पर OH को रिलीज करेगा, OH को छोड़ेगा, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो जैसे हमारा एक रिएक्शन जो हम हेलो एल्केन्स में कर चुके हैं, रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2 एटसेट्रा। तो जरा एक एक एग्जाम्पल मैं इसका दे देता हूँ। जैसे हमने ले लिया इथेनॉल प्लस PCl3, हमें मिलेगा क्लोरोइथेन प्लस बाय प्रोडक्ट H3PO3। मैं यहाँ पर बैलेंसिंग को शो नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ बैलेंसिंग ले सकते हैं। वैसे बैलेंसिंग करने पर यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। यदि हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएं, इसमें भी क्लोरोइथेन बनेगा, यहाँ क्लोरोइथेन बन रहा है प्लस POCl3 प्लस HCl हमारा बाय प्रोडक्ट। यदि हम SOCl2 के साथ करवा रहे हैं तो यहाँ भी क्लोरोइथेन बनेगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। और इसके बारे में आप लोगों को याद होगा कि SO2 और HCl जो है हमारा गैसियस प्रोडक्ट है, जो कि प्रोडक्ट मिक्सचर को लीव कर देता है और एल्काइल हैलाइड यानी यहाँ पर क्लोरोइथेन प्योर फॉर्म में हमें मिल जाता है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन। हम यहाँ पर अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर एल्कीन बनेगा। तो अल्कोहल कोई भी हो, हम यहाँ एग्जांपल इथेनॉल ले रहे हैं, इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करेंगे और टेम्परेचर ग्रेटर देन 443 केल्विन होना चाहिए। तो अल्फा कार्बन हमारा OH को लूज करवाता है और बीटा कार्बन से एक H भी लूज हो जाएगा, जिससे ये हमारा CH2 बचेगा। एक बॉन्ड पहले से एक बॉन्ड और आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2 बचना है और बाय प्रोडक्ट हमारा H2O आ जाता है। तो यहाँ पर एल्कीन बनने की वजह से इसको भी अल्कोहल का एक तरह से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जा सकता है। और जब ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो ये भी सेट-जेप्स रूल को फॉलो करेगा। जब हमारे पास मोर देन 1 बीटा कार्बन हो, यानी मोर देन 1 एल्कीन्स पॉसिबल हो। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 CHOH और यहाँ पर CH3 लिया, ये अल्फा और 2 यहाँ पर बीटा कार्बन है। तो क्लियरली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और हीट करेंगे तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट आएगा। एक में यहाँ से H निकलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 आ गया,
दूसरे प्रोडक्ट में यहाँ से H को निकालना है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सेट-जेफ रूल के बेसिस पर देखें, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन्स आर मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि यहाँ पर एल्कीन वाला जो कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन, वो दोनों तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, यानी ज़्यादा एक्सपोज नहीं है रिएक्शन के लिए, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और रीज़न कुछ और भी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और 11th में डिस्कस कर चुके हैं। और ये हमारा एक्सपोज है, तो रिएक्शन ज़्यादा करेगा, स्टेबिलिटी कम है। अब हम इस डिहाइड्रेशन का करने जा रहे हैं मैकेनिज्म, जो जनरली मैकेनिज्म आपका यूज होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो देखिए मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन को लिख देंगे, इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हीट करने पर हमें क्या दे रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर को मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैकेनिज्म में टेम्परेचर कितना है उसका कोई रोल पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ हीट का साइन दे दिया और इथीन प्लस वाटर आया। अब ये क्या आएगा, सबसे पहले तो एल्कोहल हमारा अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ईजिली H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, वाटर में से भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ से एक्सेप्ट करेगा ही। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होगा, इथेनॉल H+ को एक्सेप्ट करेगा। मैं यहाँ ओनली H+ दिखा रहा हूँ, आप पूरे H2SO4 को लेकर दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ही चीज़ है ओनली H+ को दिखाएं। तो इसको एक्सेप्ट किया और यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। अब ये कॉन्जुगेट एसिड बनते ही क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल में ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक होता है ये, और इलेक्ट्रोफाइल में ब्रेक होगा तो इस पर क्या करेगा, फिर बाद में हमारा एल्कोहल जो है फिर कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने के लिए आगे डीप्रोटोनेशन हो सकता है, क्योंकि पहला स्टेप प्रोटोनेशन का हुआ है। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। C+ मतलब कार्बोकेटाइन। तो कैसे बनेगा, CH3 CH2 OH2+ है, ये C से इलेक्ट्रॉन लेगा और H2O न्यूट्रल हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन। हमारे पास आ गया CH3 CH2+ वाटर। अब ये कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने साथ वाले कार्बन यानी बीटा कार्बन से H को लूज करवाएगा और एल्कीन बन जाएगा। तो H को H+ के फॉर्म में लूज करवाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस चार्ज हटाना है। क्लियरली वहाँ हो गया डीप्रोटोनेशन, क्योंकि H+ का रिलीज होना डीप्रोटोनेशन कहलाता है। तो लास्ट स्टेप हमारा होगा डीप्रोटोनेशन। मैं यहाँ बीटा हाइड्रोजन को अलग से दिखा देता हूँ, एक CH2+, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर C को देगा और C यहाँ बॉन्डिंग में लगा देगा। तो हम यहाँ पर एरो सीधे दिखाएंगे बॉन्डिंग में। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा प्लस H+। तो इस तरह से हमारा मैकेनिज्म होता है डीप्रोटोनेशन का। हम लोग करने जा रहे हैं अब आगे ऑक्सीडेशन। इसका हमारे सिलेबस का लास्ट रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन। यदि हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड कीटोन में ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन टू एल्डिहाइड और कीटोन। यदि हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं PCC से, तो प्राइमरी अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होता है। 1 डिग्री अल्कोहल है ये, और ये हमारा एल्डिहाइड बन रहा है, ध्यान रखेंगे। और यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो PCC में सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालने की कैपेसिटी नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर,
ऑक्सीजन भी एक H को लूज कर रहा है और एक अल्फा कार्बन भी H को लूज कर रहा है, जिसकी वजह से अल्फा कार्बन C और O के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। तो यानी हमें अल्फा कार्बन में से H को तो निकालना ही है, लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन जो हमारा सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्फा कार्बन से H को निकालना पॉसिबल नहीं है पीसीसी के लिए। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड इसको रिलीज करवा देगा, यहाँ से H2 को रिलीज करवा दिया। इन रिएक्शन को हम समझ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन में भी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कीटोन बन गया। बाय प्रोडक्ट दोनों केस में H2O आएगा, वो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर कोई भी हम प्राइमरी अल्कोहल ले, हमेशा एल्डिहाइड ही बनेगा, और प्राइमरी अल्कोहल की पहचान है उसमें CH2OH होगा, और सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान है CHOH होगा। क्या हम टर्सरी को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे? तो टर्सरी को ऑक्सीडाइज तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर हो सकता है एल्कीन बन जाए। अब ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, इसको हम मान लेते हैं A। अब B क्या है? एल्डिहाइड कीटोन में ही करने का। तो हम यदि यूज करें कैटलिस्ट यानी कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करें, यहाँ पर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है PCC या CrO3। यदि हम यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज करें तो उसको कहेंगे हम कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। तो कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन जनरली कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में किया जा सकता है। इस केस में भी यदि हम प्राइमरी अल्कोहल को हम कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन में ले जा रहे हैं, यानी Cu और 523 केल्विन टेम्परेचर कम से कम रखना है, इससे ज़्यादा रखना है। यानी अल्कोहल को यदि गैसेस फॉर्म में रेड हॉट कॉपर पर से पास किया जाए ट्यूब के अंदर, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा यदि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस यहाँ बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस आएगा। बट यदि हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम रिएजेंट लेंगे Cu और लिख देता हूँ Cu 523 केल्विन टेम्परेचर, ये हमारा ब्यूटेनोन बन जाएगा, ब्यूटेन 2 बन जाएगा, यानी प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी यदि हम टर्सरी को ऑक्सीडाइज करते हैं कैटलिस्ट के थ्रू, तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास H लूज करने के लिए नहीं है। तो क्या करेगा, यहाँ पर बीटा कार्बन H को लूज करेगा। H को H प्लस के फॉर्म में बीटा कार्बन लूज कर सकता है, क्लियरली यहाँ से पूरा OH हट जाएगा। यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से तीनों कार्बन आइडेंटिकल है, इसलिए कोई भी एक H को लूज करेगा। CH2 डबल बॉन्ड आ गया और CH3 ट्वाइस आ गया। इसलिए जनरली यदि हमें एल्डिहाइड कीटोन प्रिपेयर करना है तो इस रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे, अदरवाइज ये अल्कोहल का रिएक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ एल्कीन बन रहा है। अब हम यदि इसका ऑक्सीडेशन करें एसिड में, ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल है ये करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, K2Cr2O7 या KMnO4 KOH फॉलोड बाय H प्लस यानी एसिडिक मीडियम लगाएंगे तो आपका यहाँ पर इथेनॉइक एसिड आ जाएगा। यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल को यूज करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल का यूज यदि हम करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमेशा अल्फा कार्बन पर से बॉन्ड टूटेगा तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। नो करस्पॉन्डिंग एसिड्स। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे, हमारा प्राइमरी अल्कोहल जो है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और सेकेंडरी अल्कोहल करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दे पाएगा। तो यदि हम करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी विल यूज ओनली प्राइमरी अल्कोहल, एंड उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर उसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, जिससे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होगा। इस तरह से हमारा रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स खत्म होता है। अगले में हम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।
और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।